पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंपियन जो था वो हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के ऊपर जितने भी बदमाश एल्डर वगैरह थे सभी की वाट लगा चुका था और सारे लोगों को ये वार्निंग देता है कि अगर तुम मेरे साथ रहने के तैयार हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सारे के सारे एल्डर जो थे वो यहाँ पर चैंपियन की बात मानने के लिए तैयार हो चुके थे। वो उससे कहते कि ठीक है जैसा तुम कहोगे ना हम वो करने के लिए तैयार है, बस हमारी जान मत लेना, हमारी जान बख्श दो। तो यहाँ पर चैंपियन जो था वो उनकी जान तो बख्श देता लेकिन उनको वही ऑर्डर देता है कि तुम अगर कभी मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन पे ऐसा कोई सेक्रेटर बचा ही नहीं था जो कि इस हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन को संभाल सके। तो इस वजह से सारे के सारे लोग चैंपियन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चैंपियन तुम यहाँ के अगले सेक्ट लीडर बनो। अगर तुम यहाँ के अगले सेक्ट लीडर बनोगे ना तो हमें बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी, हम तुम्हें अपना सेक्ट लीडर देखना चाहते हैं। तो सबकी रिक्वेस्ट की वजह से चैंपियन इस हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन का सेक्ट लीडर बन जाता है। वो पहली बार किसी सेक्ट का सेक्ट लीडर बना था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंपियन को देखते हैं। वो अपनी सिटी के अंदर वापस लौट कर आ चुका था जहाँ पर वो लाउजी और बाकी लोग रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और जैसे वो यहाँ पर आया था यहाँ पर उसको नजर आता है कि उसकी एक बहुत बड़ी स्टैचू बनी हुई है। ये चैंपियन की ही स्टैचू बनी थी। तो ये देखकर मुजिन जो होती है वो हैरान रह जाती है कि चैंपियन की इतनी बड़ी स्टैचू यहाँ पर ये क्यों बना हुआ है। वो जो दूसरी वाली लड़की थी वो यहाँ पर मुजिन से कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि चैंपियन ने क्या किया था, जिसको तुम यहाँ पर जब से वोजन समझ रही हो ना वही इंसान है चैंपियन। जब पहले यहाँ पर चैंपियन रहा करता था ना तो यहाँ के लोग उसको सिर्फ चैंपियन नाम से जानते हैं। बाहर जाकर उसने अपना नाम चेंज किया वोचन के नाम से और जब वो यहाँ पर रहता था चैंपियन ने इस सिटी को कितनी बार आने वाले खतरों से बचाया है। अगर वो यहाँ पर नहीं होता ना तो ये पूरी सिटी कब खत्म हो गई होती। तो उसी के सम्मान के तौर पर उसका ये स्टैचू यहीं के लोगों ने बनाया। चैंपियन भी देखकर इमोशनल हो जाता है कि नहीं यार मैं इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, मैंने तो सिर्फ अपने लोगों की मदद की है, इतना बड़ा एहसान थोड़ी ना कर दिया जो मेरे लिए लोग इतना कुछ कर रहे हैं। चैंपियन अपने दोस्तों से कहना था कि चलो चलते हैं लाउजी और जिंगर के पास। वो लोग अचानक में मुझे देखकर कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो उसके दोस्त भी यहाँ पर तैयार हो चुके थे, चलो सभी को चलकर सरप्राइज देते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा हमारे यहाँ पर आने से। तो उसके बाद हम यहाँ पर लाउजी को देख पाते हैं। उसके महल के अंदर ना यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि होता है डीमन कल्ट का और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। वो यहाँ पर आने के बाद लाउजी से कहना चाहते हैं कि लाउजी क्या तुमने फैसला कर लिया कि क्या तुम मुझे वो जवाब देना चाहते हो जो मैं सुनना चाहता हूँ। देखो जो मैं जवाब सुनने के लिए आया हूँ ना मुझे वही जवाब चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। तो ये सुनकर लाउजी कहती कि देखो जितने भी लोगों को तुमने पकड़ कर रखा है ना अगर तुम उनको सही सलामत लौटा देते हो तो मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और अगर उनको कुछ भी हुआ रहता है तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें इनकार कर दूंगी और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये देखकर डीमन कल्ट वाला जो बंदा था वो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुमको सिर्फ हाँ या ना का जवाब पूछने के लिए, मैं यहाँ पर कुछ सौदेबाजी करने के लिए नहीं आया। तुम मेरी बात मानती हो तो मैं सोचूंगा उन जो लोगों को मैंने पकड़ा है उनको छोड़ने के बारे में और अगर नहीं मानती हो तो फिर भूल जाओ उन लोगों को। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और लाउजी को धमकाने की कोशिश करने लग जाता। तो ये देखकर यहाँ पर लाउजी कहने लग जाती कि डीमन कल्ट के अंदर क्या तुम वहाँ के कोई लीडर हो क्या, तुम्हारी वैसे भी कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है डीमन कल्ट के अंदर जो तुम यहाँ पर आकर मुझे धमकी देने के बारे में सोच रहे हो। तो ये देखकर वो जो बंदा था वो कहने लग जाता है कि मैं डीमन कल्ट के 12 सबसे खास जो गार्डियन है ना उनमें से एक हूँ, मैं 12 खास गार्डियन में से एक बंदा हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट है वहाँ पर और इसी वजह से जो भी मैटर होते हैं ना डीमन कल्ट के वो मैं अच्छी तरह से हैंडल करता हूँ और मैं वही हैंडल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं तुमसे सौदेबाजी नहीं करने आया, हाँ या ना का जवाब पूछने आया कि चलोगी मेरे साथ। तो ये देखते साथ ही लाउजी जो थी वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और एक ही खतरनाक अटैक देकर मार देती है उस बंदे के ऊपर। उससे कहने लग गई थी कि हम यहाँ पर तुझे ही पकड़ लेते हैं और तेरे जो डीमन कल्ट वालों ने हमारे बंदों को हॉस्टेज बना कर रखा है ना उसकी मांग करेंगे। वो यहाँ पर उस गार्डियन को पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर लाउजी के बाकी सारे के सारे दोस्त वगैरह आकर पहुंच चुके थे और सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डीमन टेम्परिंग फॉर्मेशन क्रिएट करते थे और उसके अंदर से वो उसी गार्डियन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि अगर ये लोग एक बार इसको पकड़ लेंगे ना तो डीमन कल्ट वाले इसको बचाने के लिए सारे के सारे हॉस्टेजेस को छोड़ देंगे। लेकिन वो जो एल्डर था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सभी के साथ एक साथ ही फाइट कर रहा था। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। वो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो उतना ढंग से कुछ कर नहीं पाते, जिंगर वगैरह सब अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो एल्डर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो सभी के अटैक को आसानी से हैंडल करता जाता। इस वजह से किसी को समझ नहीं आता कि हम इसको कैसे रोकेंगे। वो कहने लग जाता है एल्डर कि तुम कीड़ा मकोड़े कहीं कि तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से रोक लोगे, मैंने पहले ही कहा था तुमको कि मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। मैं सेंट रेल्म के मिडिल स्टेज का बंदा हूँ और मुझे रोक पाना तुम लोगों के बस की बात ही नहीं है। जितने भी चैंपियन के दोस्त यानी कि लाउजी और बाकी लोग थे वो सब जितने भी हो सकते थे उतने अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उनको अपने आप को ही बचाना पड़ जाता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा ढंग से नहीं पा रहे थे और देखते ही देखते उनकी हालत खराब होने लग गई थी। वो एल्डर अकेला सभी के ऊपर भारी पड़ता जा रहा था लेकिन फिर भी लाउजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। मतलब उसने आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर को ट्रैप कर लिया था जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है लेकिन फिर भी वो जल्दी से अपने आप को बचा लेता है। वो कहने लग जाता है कि आखिरकार इन लोगों ने मुझे एक जख्म तो दे ही दिया, आखिर किस तरह का अटैक किया इन लोगों ने जिस वजह से मुझे चोट लग गई। मुझे यकीन नहीं होता कि इन बचकानों के अंदर इतनी ताकत है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है इनका, मैं फिर भी यहाँ पर इनकी आराम से जान ले सकता हूँ। पर लाउजी और बाकी लोग जो थे वो अभी भी कह रहे थे कि हम इस
इसको यहाँ से जाने नहीं दे सकते, ना ही इसको रिकवर होने दे सकते, क्योंकि अभी जो हमने इसके ऊपर अटैक किया ना, इस वजह से इसको दिक्कत आई है और ये दिक्कत ही हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी इसको पकड़ने के लिए। अगर ये मर गया या फिर ये भाग गया यहाँ से तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, फिर हम अपने साथियों को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी एक बार फिर से उस गार्डियन एल्डर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यिंगा तो अपने फेनिक्स बर्ड को समन कर लेती है, बाकी लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर की वाट लगाने को तैयार थे, लेकिन वो एल्डर भी अपनी ब्लड सी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। वो तो था ही डीमन कल्ट का, तो उसकी जितनी भी टेक्निक थी ना वो सारी की सारी डिमोनिक होती है और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करता जा रहा था। वो भी अपने पावरफुल स्पिरिट को समन कर लेता है और फेनिक्स स्पिरिट के साथ मुकाबला करते हुए उसकी जो स्पिरिट थी वो यहाँ पर जीत चुकी थी। और इतना कहने के बाद वो जो गार्डियन एल्डर था वो वहां से भागने की कोशिश करता है। वो उससे कहना चाहता है कि मुझे पकड़ने की कोशिश करते ना, भाड़ में जाता हूँ, तुम अपनी 2 जिंदगी लगा दोगे तभी भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे, मुझे पकड़ना तुम जैसे बचकानों की औकात ही नहीं है। वो यहाँ से तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर बाकी लोग उसको अभी भी यहाँ से जाने नहीं देना चाह रहे थे। अगर वो भाग गया ना तो कभी भी उनके जो हॉस्टेज बने हुए बंदे हैं डीमन कल्ट के अंदर वो लौट कर नहीं आ पाएंगे और सभी की ये जान ले लेगा। गार्डियन एल्डर कहना चाहता है कि आज जो तुम लोगों ने किया ना, मैं इसका बदला चुका कर रहूंगा। जितने भी लोगों को हॉस्टेज बनाया है एक एक को तड़पा तड़पा के मारूंगा, कोई भी नहीं बचने वाला। तुम्हारी गलती की सजा तुम लोगों को बराबर मिलेगी और मैं यहाँ पर तुम्हारे पूरे के पूरे स्थियानफू एम्पायर को खून से नहा दूंगा। आज जो तुमने गलती की ना जिंदगी भर उसके लिए पछताते रहोगे। वो लोग यहाँ पर पूरी जान लगा देते हैं एल्डर को रोकने के लिए कि नहीं, हम एल्डर को जाने नहीं दे सकते वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये भाग नहीं सकता, लेकिन वो लोग पूरी जान लगा चुके थे पर कोई फायदा नहीं होता। एल्डर वहां से काफी दूर जाकर निकल चुका था और अब यहाँ पर वो आराम से बचकर जाने ही क्या वाला था कि तभी उसके सामने एक अजीब सी रोशनी फैलती है और वो रोशनी इतनी खतरनाक थी कि उसका हिसाब भी नहीं था। ये रोशनी किसी और के अंदर से नहीं निकली थी बल्कि चैंतियान के अंदर से निकली थी और एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए वहां पर पहुंच चुका था। वो उससे कहने लग जाता है कि कहाँ भाग रहे हो बेटा, इतनी जल्दी भागने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो आप दोनों की जान पहचान भी नहीं हुई ना, पहले जान पहचान कर लेते हैं उसके बाद जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। और इसके बाद चैंतियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक देकर मार देता है एल्डर को, जिस वजह से वो वहां से दूर जाकर फेंका चुका था। वो जो एल्डर था वो भी यहाँ पर चैंतियन को वही बात चुका था कि मैं डीमन कल्ट का गार्डियन एल्डर हूँ और तेरी हिम्मत कैसी थी मुझ पर अटैक करने की, छोड़ूंगा मैं नहीं तुझे, तुझे जान से मार डालूंगा। तो चैंतियन कहना चाहते कि अचकाने बचकाने, मुझे पता भी नहीं तेरा डीमन कल्ट है क्या, मैं उसको जानता भी नहीं तो उससे डरूं मैं क्यों, तूने यहाँ पर मेरे दोस्तों के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, वही मेरा दिमाग खराब करने के लिए काफी था, इस वजह से मैं यहाँ पर अभी तेरी जान ले लेने वाला हूँ। चैंतियन उस एल्डर से कहना चाहता है कि तू मुझे बता कि आखिर तेरा जो ब्लड कल्ट है ना डिमोनिक वाला, वो करना क्या चाहता है, उसका मकसद क्या है। तो एल्डर कहता है कि हम यहाँ पर गद्दार नहीं है, हम अपने सेट के सीक्रेट को किसी और के सामने रिवील नहीं कर सकते, तेरे सामने भी रिवील नहीं करेंगे, भाड़ में जा तू। तो चैंतियन उससे कहता है कि क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं तुझे इतनी बुरी मौत दे सकता हूँ जिसके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वो एल्डर कहना चाहता है कि हमारे ब्लड डीमन कल्ट के अंदर जो गद्दारी करता है ना हमारे सेक्ट से, उसकी सजा मौत से भी ज्यादा बुरी होती है, तो मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगा लेकिन तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा। चैंतियन अपनी सोल सर्च टेक्निक का यूज करते हुए उस एल्डर की जानकारी निकालने की कोशिश करता है कि आखिर दिमाग में छुपा कर क्या रखा है, लेकिन वो एल्डर कहता है कि तू मेरे से कुछ भी नहीं जान पाएगा। और इतना कहते साथ ही वो अपनी खुद की जान दे चुका था, वो अपने आप को मार लिया, लेकिन अपने डीमन कल्ट के कुछ भी सीक्रेट को उसने नहीं बताया। तो चैंतियन देखकर हैरान हो चुका था कि आखिर ये डीमन कल्ट किस तरह की सेक्ट है। चैंतियन तो ब्लड डीमन सेक्ट के बारे में जानकर बिल्कुल हैरान हो चुका था, इनका और पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर चैंतियन जो था वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा होता है, वो लाउजी से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन लाउजी उसके ऊपर स्वॉर्ड रख देती है और उससे कहने लग जाती है कि तू है कौन, क्योंकि चैंतियन अभी यहाँ पर अपना चैंतियन वाले हुलिये में नहीं बल्कि वू चैन वाले हुलिये में आया था जो कि बाहर से उसकी आइडेंटिटी है। और यहाँ पर सबको क्या लगता है कि चैंतियन 4 साल पहले ही मर गया, क्योंकि जब वो यहाँ से गया था ना उसने दुनिया को ये बताया था कि चैंतियन मर चुका है, अब से सिर्फ वू चैन ही जिंदा है। तो यहाँ पर कोई यकीन ही नहीं कर पाता उसके ऊपर कि तो सच में चैंतियन है या फिर कोई तो और है। चैंतियन उससे कहने लग जाता है कि अरे मैं चैंतियन हूँ, तुम लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं वही तुम्हारा चैंतियन हूँ। लेकिन लाउजी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहाँ पर चन्नान और बाकी दोस्त भी आ जाते हैं, वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो चैंतियन ही है, हम यहाँ पर उसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन फिर भी लाउजी कहती कि मुझे चैंतियन तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, अगर तुम चैंतियन होते ना तो मैं तुम्हें पहचान ली होती, तुम बिल्कुल ही बदले पे लग रहे हो। लेकिन चैंतियन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम एक बार रिवर पूल के अंदर नहा रही थी ना, तो मैं भी उसके अंदर आकर पहुंच गया था और तुम मुझे वहां पर देखकर बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। तो ये सुनते साथी तो यहाँ पर लाउजी समझ जाते कि नहीं, ये बात सिर्फ वो सिर्फ चैंतियन को पता थी और उसके बाद किसी को नहीं पता थी। मतलब कि जो उसके सामने खड़ा है वो वू चैन नहीं, वो सच में चैंतियन ही है। वो सीधा उसको आकर गले लगा लेती और उसको देखकर खूब रोती कि चैंतियन चैंतियन तुम जिंदा हो। सबने यहाँ पर कह दिया था कि तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ था कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते हो। मुझे तुम्हारा इंतजार था लेकिन तुम आए ही नहीं कहीं लौट कर। उसके सारे के सारे दोस्त वगैरह जो थे यंग और बाकी सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते। वो लोग तो कहने लग गए थे कि हमने सोच लिया था कि हम तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज तुम्हें वापस से देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे चैंतियन को वापस से यहाँ पर देखकर। चैंतियन यिंगर के पास भी आता है, उसे कहना चाहता है कि यिंगर रोने की जरूरत नहीं, मैं लौट कर आ गया हूँ ना, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा तुम लोगों को अकेला छोड़कर। यिंगर तो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर पाई थी कि क्या सच में तुम चैंतियन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सपने के अंदर जी रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें वापस से देख लिया। मैंने पूरी उम्मीद खो दी थी कि मैं तुम्हें दोबारा कभी
नहीं देख पाओगे। और एक बार फिर से तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकती। चैंपियन, तुमने वापस आकर बहुत अच्छा किया। हम सबका यहाँ पर इतने सालों का सपना था तुम्हें एक बार फिर से देखने का, वो यहाँ पर पूरा हुआ। अब चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, तुम यहाँ पर हम लोगों को छोड़कर कभी मत जाना। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जहाँ जाओगे ना हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो चैंपियन भी कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस बार मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पिछली बार तो मुसीबत हो गई थी, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मुझे जाना पड़ा था, लेकिन अब मैं नहीं छोड़कर जाऊंगा, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। पूरा उसका सेक्टर काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हो चुका था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो इसके बाद हम यहाँ पर ना वही डीमन कल्ट का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि लीडर होता है इसी डीमन कल्ट का, और यहाँ पर वो किसी खास तरह के फॉर्मेशन पे काम कर रहा था। मतलब उसका पूरा का पूरा डीमन कल्ट जो है ना वो एक बहुत ही मिस्टीरियस फॉर्मेशन पे काम कर रहा है। और ये फॉर्मेशन क्या चीज का काम आएगा, अगर ये फॉर्मेशन पूरी तरह से लोग तैयार कर लेते हैं, इसकी पावर को अच्छे से एक्टिवेट कर लेते हैं ना, तो ये फॉर्मेशन एक बहुत ही पुराने एंसेस्टर को वापस से जगा सकता है। ये फॉर्मेशन बनने के बाद इनका पुराना वाला एंसेस्टर एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा, और वो जिंदा हो जाएगा तो फिर इनके लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज हो जाएगी। इसी के लिए वो लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने एंसेस्टर को जगा सके। और अब यहाँ पर बस टाइम आने ही वाला है कि इनका एंसेस्टर जाग जाए और उनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए। वहां पर एक लड़की भी थी जो कि यहाँ पर उसी लीडर की साथी होती है, जिसके साथ वो टाइम पास करने का काम करता है। वो भी लड़की यहाँ पर कह रही थी, सेट लीडर आपका बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको कि अब एंसेस्टर जो हमारे हैं ना वो किसी भी टाइम पर वापस लौट कर आते होंगे। हम अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बिल्कुल कगार पे पहुंच चुके हैं। वो जो यहाँ पर लीडर बैठा हुआ था वो यहाँ पर उस लड़की से कहना चाहता है कि तुम ये बताओ कि जब हमारे एंसेस्टर अवेक हो जाएंगे एक बार फिर से, तो उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है इस ब्लड डीमन कल्ट के और आसपास के जितने भी इलाके हमारे कंट्रोल में आते हैं, उन सभी को किसकी बात माननी चाहिए? क्या एंसेस्टर की बात माननी चाहिए या फिर मेरी माननी चाहिए? तो ये सुनने के बाद वो लड़की कहना चाहती है कि आपने जो भी इतनी मेहनत की है ना, ज्यादा चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि ज्यादा लोगों को आपकी बात माननी चाहिए और आपकी ही बातें सुननी चाहिए उनको, क्योंकि आपने जो मेहनत की है इस डीमन कल्ट के लिए वो बहुत ज्यादा है, इतना किसी ने कभी कुछ किया ही नहीं होगा। इसलिए आपका ही हक बनता है कि सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल हो। तो इसीलिए वो यहाँ पर डीमन कल्ट के जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना वो सभी से कहना चाहते हैं कि देखो तुम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत मेहनत की और तुम लोग इस इंतजार में कि कब तुम्हारा एंसेस्टर अवेक होता है, और एक बार एंसेस्टर अवेक हो गया तो ये पूरे की पूरे डीमन कल्ट को हैंडल करेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला। एंसेस्टर को अवेक तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन एंसेस्टर की जो मेंटालिटी है ना वो वैसी नहीं है जैसे कि मेरी है। अगर ये पूरा का पूरा डिमोनिक कल्ट मेरे हाथों में आता है और एंसेस्टर के आने के बाद भी सब लोग मेरी बातें मानते हैं ना, तो मैं इस डिमोनिक कल्ट को कहां से कहां ले जाऊंगा। इसलिए मैं तुम सभी को यहाँ पर एक बार प्यार से वार्निंग देना आया हूँ कि अगर एंसेस्टर लौट कर आ भी जाता है ना, तब भी जो तुम लोग वर्शिप करोगे, जो भी इंसान की बातें तुम मानोगे, वो इंसान होऊंगा मैं। तुम्हें मेरी बात मानी और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा फिर देख लेना उसका अंजाम क्या होगा। तुम लोग मेरी बात मानो, मुझे एक नया गॉड बनाओ अपना और मेरी ही वर्शिपिंग करो, मेरे सामने सर झुकाओ, इससे में तुम्हारी भलाई है। और जो भी ये नहीं करेगा फिर सोचना कि उसके साथ क्या होगा। वो जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे सभी से कहना चाहते हैं कि अगर तुम अपने एंसेस्टर को लाना चाहते हो ना, तो ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है इसके अंदर कूद कर अपनी जान दे दो। तुम सब जो अपनी जान दोगे ना, तभी जाकर ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि एंसेस्टर को एक बार फिर से अवेक कर सकता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो उससे कहना चाहते हैं कि ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा वो करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर लोग अपनी जान देने लग गए थे, मतलब वो फॉर्मेशन का कूद कर अपनी जान देने को तैयार हो चुके थे। वो जो लीडर था, कल्ट लीडर, वो तो काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, मेरा टाइम आ रहा है, मैं बहुत जल्दी एक गॉड बनने वाला हूँ। जो मैंने बहुत बड़ा प्लान बना कर रखा है ना, उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। अब न जाने ये क्या करने वाला था, लेकिन लगा कि कुछ तो बहुत ही बड़ा करने वाला है, जिसमें चैंतियन को भी दिक्कत आई क्योंकि वो भी इस तियानफो एम्पायर के अंदर रहता है। और चैंतियन ने उस एडर को मार कर तो ब्लड डीमन कल्ट से पंगा वैसे भी ले लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन बनती है, जिस इनको दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।